स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। हम धन्यवाद। लोग शुरू से ही आपको इस रूप में देखते रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, कि आप राजनीति और अर्थनीति के बीच के संबंधों को बहुत उम्दा तरीके से डिकोड करते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब आप जी टीवी में थे, तो एक बार बजट के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपने मुझे भी बुलाया था। तो आप खुद भी उस पैनल में बैठे थे और वो आपकी चर्चा मुझे आज तक याद है। हालाँकि बात काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन मुझे अभी अभी तक वो चर्चा याद है। तो अभी अब आइए आज के ज़माने में, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, तब तो भारतीय जनता पार्टी का इतना रंग-रुतबा हुआ नहीं करता था। नरेंद्र मोदी केवल एक क्षेत्रीय नेता थे और मुझे लगता नहीं उस वक़्त तक उनके दिमाग में ये महत्वाकांक्षाएँ भी आई थी कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात भी तब शुरू नहीं किया था उस वक़्त, ये उस वक़्त की बात है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल के 12वें साल में हैं और अब अचानक उनको लगने लगा है कि ये पूरा दशक ही विपदाओं का दशक है, जिसकी वजह से अगर हालात न सँभले तो पिछले 10-11 साल में उन्होंने जो अच्छा काम किया है, वो सारा अच्छा काम गड़बड़ा जाएगा। ये उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, अपने विदेशी दौरे पे वक्तव्य दिया है। और मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, वो आर्थिक प्रश्न के ऊपर टीवी के हर चैनल पर तरह-तरह से अपना बचाव करते हुए नज़र आते हैं। वो काफ़ी आजकल आंकड़े लेके आते हैं टीवी पर और ज़्यादातर आंकड़े उनके यही होते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में ऐसा था, तब देखिए रुपए की कीमत क्या थी, अब देखिए क्या है, तब कितने प्रतिशत गिरा था, अब कितने प्रतिशत गिरा है, यही सब वो कहते रहते हैं। भले ही टीवी पे आप कलाबाजियाँ खाकर अपनी राजनीतिक गोटी उस वक़्त लाल कर लें मत, लेकिन आर्थिक प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आप यथार्थ से बहुत देर तक बच नहीं सकते। वहाँ कोई भी उल्टा-सीधा हवा-हवाई नैरेटिव चलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों की आमदनी कम अगर होगी, महँगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर बाज़ार में चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो बहुत महँगी मिलेंगी, अगर चारों तरफ बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होगा, उस भ्रष्टाचार के कारण लोगों को भी अपनी जेब खाली करनी पड़ रही होगी, लोग उत्पीड़ित महसूस कर रहे होंगे, वगैरह-वगैरह। अगर ये सब चीज़ें चल रही होंगी, रुपए की कीमत इतनी गिर गई होगी कि उसका पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा होगा और बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई होगी। तो ऐसी इसी से मिलती-जुलती स्थितियाँ, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे पहलू इस वक़्त भारतीय अर्थव्यवस्था को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाजपा के हथकंडे मुख्य तौर पे 2 हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस के ज़माने में क्या था। हालाँकि उन्हें 12 साल हो गए हैं शासन करते-करते, अभी भी वो कांग्रेस के ज़माने की बात करते हैं। दूसरा हथकंडा ये है कि भई वो क्या करें, वो तो अच्छा काम कर रहे थे। पहले तो कोविड आ गया और दूसरी बात फिर खाड़ी युद्ध आ गया। तो वो तो अच्छा ही काम कर रहे थे। तो इससे तो उनकी जो आर्थिक दिक्कतों के कारण जो एक राजनीतिक असंतोष पैदा होता है, क्या आपको लगता है कि इन तमाम तर्कों से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा केंद्र सरकार उस राजनीतिक असंतोष से बच पाएगी? जी, सतीश जी। अभय जी, जिस दिन हम लोग आज यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, जी। उसको पहले रेखांकित करना अति आवश्यक है और इसी के साथ आपको धन्यवाद हुँ, बात करने के लिए और पुरानी चीजें याद करने के। जी। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है अभय जी, हुँ, कि आज डॉलर के मुकाबले रुपया जो है, बस नर्वस 90s कहते हैं, उसे बहुत करीब है शतक के। हुँ। आज 96 के लगभग जा चुका है ना? हमको लगता है आडवाणी जी आरएसएस के उम्र के बराबर अब लगभग दोनों में कंपटीशन है रुपया में। हाँ। तो एक तो ये आज का है। हुँ, दूसरा ये है कि जो रूस से जो तेल अभी 3-4 महीने से आ रहा था, हुँ। जो अमेरिकी दादा लाइसेंस देता है, वो आज का उसका जो लेटेस्ट मियाद है, वो आज खत्म हो गया खत्म हो गई। है ना? तो हुँ। पता नहीं लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, कह नहीं सकते। मना कर दिया, ट्रम्प ने मना कर दिया कि अब नहीं देंगे छूट। अच्छा, नहीं देंगे तो क्या हम लेंगे छूट या रूस वाले हमको देंगे? अभी तो लाव्रोव आए हुए थे उनके विदेश मंत्री। वो किसी को नहीं दे रहा है, उसने वो मतलब हो सकता है भारत को विशेष रूप से दे दे, मोदी जी उनके मित्र हैं, लेकिन बाकी उसके कहा हम किसी को अब छूट नहीं देंगे, नहीं, ऐसा बोला है। जो ट्रम्प ने कहा है, हम कह रहे हैं कि हमारे में अगर ताकत है तो हम रूस से छूट ले लें, हाँ, हाँ। ये हम कह रहे हैं। हुँ, और यही तो हो रहा है, लाइसेंस हम लेके जाते हैं, लाते हैं। तीसरी बात आप देखिए
आज ही के अखबारों में पढ़ा या कल भी पढ़ा था कि हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 400 रुपए है पर लीटर, लेकिन वहां 5 रुपए घटाया है उन्होंने, है ना। दूसरा उसी के साथ खबर यह है कि पाकिस्तानी जो रुपया है भारत के रुपया के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो गया है। आप सोचिए। और एक और बात साथ में कि भारतीय शेयर बाजार ऐसे हिचकोले खा रहा है, ऐसा हिचकोले खा रहा है, और पाकिस्तान का शेयर बाजार 60% ऊपर चला गया, 59%। तो हम वैसे दिन में बात कर रहे हैं भाई जी, और आपने राजनीति का जिक्र किया है, मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे कि जो भगवा कंपटीशन में जो हिंदुत्ववादी सोच के जरिए और जो भी देश में वोट की राजनीति हो रही है, आप वोटों से ही राजनीति हो रही है, वोट में ही इधर उधर क्या तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो चुनाव दर चुनाव जीतते जाए, मैं मानता हूं, लेकिन देश की जो अवस्था है वो वोट के परे जा चुकी है, राजनीति से परे जा चुकी है। हम कोई छोटा मोटा देश नहीं है, हम 150 करोड़ के देश हैं। तो वो स्थिति बहुत, मेरे ख्याल से जितना मैं समझता हूं, जितना मैं पढ़ते आया हूं, उस हिसाब से बहुत विकराल है। और जब विकराल कहता हूं तो उसके कई कारण, कारण ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें हम कहाँ हैं ये बताइए। जो नई वाली टेक्नोलॉजी है जिसको हमको इसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि जो बड़ा वो टेक्निकल लगे, सीधी सी बात कि जो हमारा दबदबा आईटी सॉफ्टवेयर में पूरे दुनिया में था, हम एआई में कहाँ खड़े हैं, हम ये जान लें, है कि नहीं। एक मेन आजकल एआई चल रहा है जी। और उसमें हम एआई में कहाँ है ये देख लें। और ऐसा कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें भारत को महत्ता हासिल हो और दुनिया उसको लेने के लिए किसी भी प्रकार से स्थिति में बाध्य हो। दवा को छोड़ो, दवा में भी हम 70% के लगभग चाइना के ऊपर आश्रित, चाइना के ऊपर आश्रित। तो हम भले ही हम तो यही कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता में हम 12 साल लेट हैं। सोना, आज चांदी भी बैन हो गया है लाना बाहर से, तो सोना की कीमतों में और ये सब में हमने 15% कर दिया है जरूर ड्यूटी, लेकिन 1 ही 1.5 साल पहले तो घटाया था। और आग तो सोना में आज थोड़ी लगी हुई है, आग तो सोने में आज नहीं लगी हुई है। मोदी जी जब आए थे 14, 15, 16 में, उस समय 30-35 हजार रुपये सोना है। 21 तक रुपया का कीमत 73 रुपया था डॉलर के बदले, है कि नहीं। तो ऐसे स्थिति में आखिर ये क्यों हुआ है, मेन बात ये है। हॉर्मुज वाला रोज 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 हॉर्मुज 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 सब बोल बोल के, वो तो मैं समझता हूँ फायर कवर है, फायर कवर, फायर कवर। अरे भाई, हमारे पास बाहर भेजने का कौन सा सामान है, कौन आपसे ले रहा है। अमेरिका वाला के साथ आपका जो है बड़ा बढ़त था व्यापार में, वो 18 जीरो का तलवार आपके ऊपर लटकाए हुए। तो हमारा माल कहाँ से जा रहा है, हमारा माल कहाँ जा रहा है। और हमको हमको मतलब अधिकांश चीजें आपको डॉलर में जब खरीदनी हो तो क्या होगा, तेल तो सबसे ऊपर है, आप 87% खरीदते हैं, बाकी चीजों का भी। तो कोई भी एक चीज लाइएगा तो उसमें तो अब 1.5 गुना दाम देना पड़ रहा है। तो वो हालत विकराल है। और घर में जो हमारे यहाँ हम कहते हैं इंडस्ट्री की पैदावार, जिसको आप अंग्रेजी में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और करें भी तो मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए, किसके लिए। अरे भाई, डॉलर कमाने के लिए आप करते थे तो भी अच्छा था, लेकिन अब वो भी तो संकट में घिरा हुआ है। कहाँ जाए माल, कौन ले माल और किधर से जाए माल, ये है स्थिति। तो हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो आप प्रवक्ताओं की आपने जिक्र किया, अभी तो सब कहेंगे वैश्विक संकट, पूरा दुनिया में सब बर्बाद हो गया है, इसलिए हमारे ऊपर असर पड़ा। निश्चित रूप से असर पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ के हालात पहले से जो थे, उसको इस वैश्विक संकट, जो हॉर्मुज संकट, पता नहीं कौन कौन संकट ने उसको खाली बड़ा कर दिया है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है।
चीन पे क्या असर पड़ा जरा बताइए, चीन पे क्या असर पड़ा? उसका तो ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन के पार जा चुका है कि नहीं? आप देखिए पूरे एशिया में हमारी जो रुपए की कीमत है वो सबसे ज्यादा गिर रही है और हमारा जो शेयर बाजार है प्रमुख इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा यहाँ से सब पैसा लेके देके भाग रहे। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? कि क्या भारत से युद्ध में लड़ रहा है? भारत युद्ध लड़ रहा है क्या? क्या भारत से युद्ध हो रहा है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे ऊपर है। हमने आपके शो पर या किसी शो में पहले बहुत पहले ये बात मार्च के महीने के पहले सप्ताह में कहा था कि दुनिया में अगर ये ईरान और अमेरिका के युद्ध का सबसे ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है पूरे दुनिया में तो वो भारत पे पड़ रहा है और अगर ये सॉल्व हो भी जाता है तो भी भारत पे ही पड़ना। आप ये सोचिए, तो भी हमारे ऊपर ही पड़ना। या इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं क्यों हम कहते हैं इस बात, है ना? मान लीजिए अभी तो आपका तेल जो है रूस से सैंक्शन हटा हुआ था तो आपको आ भी रहा था, अब कैसे आएगा? आप मान लो वो लाइसेंस देगा तो हाँ, युद्ध विराम में हमने युद्ध डिक्लेयर किया जो कि अच्छी बात है, चलो प्रधानमंत्री जी ने ये करा, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि सोना में 300 दिन लेट है, आत्मनिर्भरता में आप 12 साल लेट है और इसके अलावा रुपया में हम क्या बोले, खाली लेट है। तेल डॉलर खरीद के आर्बिट्राज करके ऐसे थोड़ी खाली मैनेजमेंट होता है ना? आपकी जो अंदरूनी सॉफ्ट ताकत है वो अगर बढ़ेगी तभी जाके आपको कोई बढ़िया से पूछेगा और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो भी आपका सारे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वाले बात हम करते ही नहीं, वो तो वो इकोनॉमिक्स सबके लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन जो समझ में यही आता है कि मैंने चौतरफा संकट है और इस संकट को अब माना जा रहा है कि ये थी पहले। जी सर। नहीं, आपने जो तस्वीर खींची वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन केवल सही कहने से भले ही मुझे संतोष हो जाए कि मैंने एक ऐसे मेहमान को अपने यहाँ बुलाया है जो बिल्कुल सही अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींच रहा है, पूरे देश के लिए तो ये तस्वीर बहुत निराशाजनक है और ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में भी इसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। निकट क्या, दूरगामी भविष्य में भी सुधरने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसे कोई कदम उठाते ही नहीं लग रही है। एक बात दिमाग में आई है, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिहाज से मैं कह रहा हूं, आपको तो ये तथ्य पता ही होंगे, जैसे कि जब देश ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, जब आपके पास तेल की सप्लाई शॉक लगा है, आपको तेल की सप्लाई नहीं हो रही है, ये सब बातें हैं, उसके बाद आपने 2 निजी कंपनियों को, या कुछ और भी होंगी जो 2 ही हमारे खबरों में आती हैं, उसके नाम दिमाग में है, रिलायंस और नायरा, 2 निजी कंपनियों को तेल का एक्सपोर्ट निर्यात करने की इजाजत क्यों दे रखी है? मैं बताता हूं का, मुझे मालूम है। कह रहे हैं आप, भारतवासियों से कह रहे हैं कि भाई आप तेल कम खर्च कीजिए, लेकिन इसका मतलब है आपके पास तेल कम है, जो भी हो, कितना कम है विवाद का विषय हो सकता है, आपके पास 60 दिन का है कि 12 दिन का है कि 15 दिन का है, अलग अलग बात है, लेकिन आप उसको निर्यात, जो चीज कम है आपके पास, उसको निर्यात क्यों कर रहे हैं आप? जी सीता जी, सदी जी। अभय जी, इसका मूल कारण बहुत 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 साफ है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, राजस्व का, टैक्स का, अलग अलग शब्दों से उसको कहते हैं, पैसा जुटाने का सरकारी खजाने में 2 प्रमुख जरिया है। एक है तेल और दूसरा है शराब। तो तेल शराब पर अगर आपकी इकोनॉमी चलेगी तो आप क्या करेंगे? तो ये जो आप तेल बाहर से लाते हैं उसकी रिफाइनिंग होती है, आप यूरोप तक भेज रहे थे, आप अपने पड़ोसी देशों में भेजते हैं, कम कीमत पे भेजते हैं। अब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान सब जगह भेजते हैं, कम कीमत भेजते हैं। तो वो एक व्यापार का जरिया हुआ तेल, कि इससे हम कुछ पैसा कमा लेंगे, ये हमारा व्यापार चलता रहे, हम रूस से लाके यूरोप में भेज देंगे। वो मेन कारण है जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही थी कि आप इस संकट में भी रोक नहीं पाए। सतीश जी, वो अच्छे दिनों में अगर आप व्यापार अपना करें तो उसमें कोई बात नहीं है,
जी। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि आपके पास भारत की ज़रूरतों के लिए भी नहीं है तेल। आप खुद भी कह रहे हैं उस बात को। ऐसी बात भी नहीं कि केवल आपके विपक्षी कह रहे हो, आप खुद भी कह रहे हैं। चुनाव के दौरान आपने नहीं कहा, जो कहते भी थे उनको आप डाँटते-डपटते थे। लेकिन अब तो आप खुद भी कहने लगे। तो अब जब खुद भी कहने लगे तो सीधे-सीधे वो निर्यात क्यों नहीं रोक रहे? और बड़े ताज्जुब की बात है कि मीडिया में कहीं कोई इसकी चर्चा ही नहीं करता है कि भाई भारत में तेल का एक बड़ा हिस्सा, खास तौर से सस्ता तेल जो रूस वगैरह से लिया गया, वो तेल निजी कंपनियों ने उठाया और उसको अच्छे महंगे दामों में यूरोप को बेचा और अनाप-शनाप मुनाफा कमाया। ना भारत की जनता को कुछ मिला, ना भारत की सरकार को कुछ मिला। जी, तो देखिए नहीं उससे मिलता होगा, भारत सरकार को मिलता होगा, कुछ न कुछ तो मिलता है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से कि अगर उससे सरकारी खजाने में कुछ भर्ती होती है, पैसा आता है, कुछ राजस्व मिलता है, कुछ आप डॉलर कमाते हैं, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्बाध रूप से सामान्य स्थितियों में वो आए जाए तब तो। वही अपने यहाँ ही पूरा संकट हो रहा है और उसमें अगर हम वो बाहर भेजेंगे तो आपको तो लोगों को अभी तो क्या तेल का दाम कितना बढ़ा है 3 रुपया ना 15-20 रुपया से कम नहीं बढ़ेगा 15 रुपया तो जरूर मेरा अनुमान है। अभी 2-3 बार 3-4 बार और बढ़ेगा। बिल्कुल जब आप अभय जी इसका इतिहास ही है कि जब 30-40 रुपए डॉलर 30-40 डॉलर का एक बैरल मिलता था 40-45 का तब हमारे यहाँ 60-70 रुपया दाम था। हाँ मोदी जी के काल में 20-21 में सबसे ज्यादा वो बढ़ा जबकि कीमत कम थी और हमारा तेल का दाम बढ़ने लगा कारण कि उसी तेल को आप जो है कीमत बढ़ा करके राजस्व वसूल के उससे बिजनेस करके सरकारी खजाना जुटाते वो बिजनेस मॉडल था इसलिए वो दाम बढ़ता था और जिसको कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश के विकास के लिए ये सब लगाना पड़ता है इसलिए क्या दिक्कत है तो भाजपा के प्रवक्ता उस समय कहते थे ना कि भाई भाजपा के अनुयायी भाजपा के शिष्य लोग यही कहते थे कि भाई देश के निर्माण में विकसित भारत के निर्माण के लिए पैसा अगर जनता दे रही है लिया जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है इससे सड़क रेल वायुयान सब बढ़ रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जा रहे हैं चलो ठीक है वो भी मान लिया वो तो ले ही लिया आपने ना वो तो ले लिया लेकिन ये भी तो साथ में बताना चाहिए कि दुनिया के बहुत 35 ऐसे देश है इस खाड़ी के देश के ये ईरान इराक वार के समय में उन्होंने अपने तेल के दाम घटाए हैं वो ड्यूटी उटी घटा करके भी घटाए लेकिन हम नहीं कह रहे कि आप 87% बाहर से लाइए और आप दाम ना बढ़ाइए लेकिन हमारा तो हम तो मांग करते हैं आपके चैनल के पास कि अब डुअल प्राइसिंग होना चाहिए अमीरों को इंडस्ट्रियलिस्ट को एक आय सीमा से एक ऊपर वाले लोगों का एक कीमत हो बाकी लोगों की एक कीमत हो वो एक कीमत हो क्यों नहीं हो सकता है किया जा सकता है होगा नहीं होगा लेकिन वही दाम बढ़ते जाएंगे सब लोग देंगे लेकिन स्थितियां बहुत ये है और तेल और भाजपा के प्रवक्ताओं की ही बात कर ले पता नहीं कहां से मुफ्त में तेल गैस भरा के लाते हैं और मुंह से आपका खाली ईंधन छोड़ते रहे आजकल वो नहीं टिक पा रहे आप समझ लीजिए हम तो आपसे करेंगे अनुरोध कि आप उनको आमंत्रित कीजिए हम अपने चैनल पे आमंत्रित कीजिए कि आओ बताओ भाई आप तो बताओ अपना पक्ष तो रखो क्या दिक्कत है रखे हम लोग भी उनके तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे हम आप जाते ही हैं बताते ही हैं अपनी बात है कि नहीं क्या दिक्कत है बात यह है जो आज दो बड़े विद्वानों ने दो विद्वान हैं बाकी उनके केस मुकदमे की मत बात कीजिएगा चिदम्बरम ने कहा है कि अपने मंत्रियों से पूछो मोदी जी कि क्या सब नकारा है कुछ काम नहीं किया ये उन्होंने लिखा कर हटाओ उनको आप एक आर्थिक समायोजन करो ये लिखा है उन्होंने दूसरा अरविंद सुब्रमण्यम जो इन्हीं के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे उनको बोलते हुए मैंने सुना कि इस देश में जो समस्या है वो जॉब और लाइवलीहुड का ये जॉब और लाइवलीहुड का समस्या क्या ये हॉर्मुज के बंद होने से हो गया या जो गंभीर संकट है उसकी वजह तो जो आपका जो है
आपका जो आज मुख्य विषय है बात का तो यही है कि राजनीतिक क्या है? तो राजनीति में तो यही होगा, भगवा कंपटीशन होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ करेगा। और अगर उसी में हम लोग देश की जो हिंदूवादी मानसिकता की जो जनता है, वो उसका पता नहीं, वो हिंदू ग्रोथ रेट मैंने उसका नया नाम दिया है, हिंदू ग्रोथ रेट, इकोनॉमी वाला नहीं, जब 3.5% का ग्रोथ होता था इंडिया में, तो ये हिंदू ग्रोथ रेट जरा उसका राजनैतिक, सामाजिक सूचकांक बनाइए, तो उसमें तो शायद वो कार्य नहीं हो सकता है 75% सालाना के हिसाब से बढ़ रहे होंगे। लेकिन उससे अगर कोई हल हो जाता है, कोई चीज़ हो जाता है, वो तो दिखता नहीं है। ये तो हम बहुत मैं तो कहूँगा कि एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि जो मेक और ब्रेक की स्थिति। हाँ, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है 15-20% भारतीयों, है ना? वो तो मैंने पढ़ा एक जगह कि चाइना में जो सबसे धनाढ्य लोग हैं, उनका जो नेटवर्थ है वो $60 बिलियन है। और हम उसका 1/4 नहीं, मतलब 5वां हिस्सा भी हमारा इकोनॉमी नहीं भारत का है। वहाँ के जो धनाढ्यों का जो बर्थ है वो $120 बिलियन। आप सोचिए, इतने बड़े चाइना वाले इकोनॉमी में जो आपसे 5 गुना है, वहाँ धनाढ्य वाले जो है, धनाढ्य लोग हैं, वो $60 बिलियन का ही बस उनके पास धन है और हमारे वाले के पास $120 बिलियन का। तो क्या हालत है? ये वाला दिक्कत है ना। अच्छा, आज की आर्थिक स्थिति में भी ये आर्थिक जो आजकल है, उसमें जॉब्स पैदा नहीं हो रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, लोकल इन्वेस्टर, यहाँ के लोग, अपने वाले लोग जो उद्योगपति हैं, वो पैसा यहाँ नहीं लगाते, बाहर लगा रहे हैं। बाहर वाले तो लेके भाग ही रहे हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में FII, FPI, FDI और पता नहीं कौन-कौन नाम से जानते हैं, वो सब तो ले दे के भाग गया है। 2.5 लाख के लगभग 2.25 लाख करोड़ तो इसी साल लेके भाग गया है। वो आपके यहाँ क्यों लगाएगा? आपकी ताकत देखता हूँ। जिसको जहाँ मुल्ला माल मिलेगा वहाँ जा रहा है। अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में जा रहा है, AI के इंटरनेशनल स्टॉक में जा रहा है। आपके यहाँ नहीं देखता है तो लेके भाग जाता है। तो ये वाले हमें जो मूलभूत चीजें हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। इन सब से चीज से कुछ नहीं है। देश का लोग बहुत भोला-भाला है, कौन-सी है? ऐसे ही 70-80% लोगों को बस, टेम्पो और ई-रिक्शा में जा-जू के काम चला लेगा, उसका कितना पेट्रोल की जरूरत है भाई? किसानों को डीजल की जरूरत है, वो बात है, उनको उर्वरक की भी जरूरत है, वो दिक्कत है ज़्यादा। आने-जाने में तो क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ की 80% जनता ऐसे ही इस्तेमाल करती है। और क्या है, करेगी? वो कर भी लेगी, देश की जनता कर लेगी, लेकिन आप आमूल-चूल समायोजन आर्थिक नीतियों में नहीं करोगे, तो उसका उत्तर आप कहाँ खोजते हो? तो वही कि योगी जी ने कुछ बोल दिया, सम्राट चौधरी ने बुलडोजर चला दिया, फलानवा ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यही करते रहो। अब इससे ढकता है, टोकता है कि एज़ लॉन्ग एज़ ये चलता रहता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ऐसी है कि जिसको आप नहीं मानेंगे तो बहुत बर्बादी होने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ और अब तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी वाले भी निजी तौर पे बातचीत कर रहे हैं तो वो सहमत होने लगे हैं। अब आप टीवी पे छोड़ के उनसे पीछे जब चाय पीते हैं उनके साथ बैठ के, बीच में जो गैप होता है, उसमें आप पूछें तो वो कहते हैं कि हाँ भाई ये मामला है, लेकिन हमें तो यहाँ पे हमें तो बचाव करना है। वो बात सही है उनकी, वो उनका दलबंदी वाला, पार्टी बंदी वाला कर्तव्य है। अब यहाँ पे चर्चा के हम लोग आखिरी दौर में हैं। देखिए, तेल के दाम इन्होंने अभी बढ़ाए ₹3, लेकिन उससे पहले ही एक आंकड़ा आ गया था कि थोक मूल्य सूचकांक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो थोक की महंगाई है वो 8.3% हो गई है पिछले 42 महीने में, सबसे ज्यादा, यानी तकरीबन 3.25 साल में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई है थोक मूल्य की। जब थोक की महंगाई इतनी ज्यादा है तो खुदरा की महंगाई जाहिर है कि उससे भी ज्यादा होगी। उसका आंकड़ा अभी नहीं आया है, आ जाएगा निश्चित रूप से, वो उससे बहुत ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब है कि पहले से ही तेल की कीमत नहीं बढ़ी थी, उससे पहले से ही महंगाई का बम जो है वो टिक टिक करने लगा था। और अब तेल की कीमत बढ़ेगी और आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि ₹15 ₹20 तक बढ़ेगी अभी, और तब फिर कितना महंगाई का ढुलाई महंगी हो जाएगी, इंडस्ट्री में जो तेल की सप्लाई होती है वो सब बढ़ जाए, लागत बढ़ जाएगी, सब चीज महंगी हो जाएगी। तो ऐसी हालत में
सरकार कैसे निपटेगी इससे? ये सबसे पहले सच से सामना होना चाहिए। हाँ। बातों को पूरी तरह से आप स्वीकार कर लीजिए। ये किसी पार्टी, किसी सरकार की बात नहीं, ये देश का सवाल है ना? देश रहेगा तो आप रहेंगे। चुनाव भी आप जैसे तैसे जीत लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीतते रहिए, कोई दिक्कत। लेकिन जो समस्या है उसको स्वीकार तो करिए, है कि नहीं? समस्या का रास्ते हैं अभय जी। सबसे पहला है कि आप सच को स्वीकार कीजिए। कौन सा आंकड़ा सही है, नहीं है, किसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, इन सब से निजात पाइए, इस चीज को समझे। दूसरा, जो हम कहते हैं आत्मनिर्भरता की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, मेक इन इंडिया की, भाई इसको जितना संभव हो उतना लागू तो करें, कि खाली बोलने से हो जाएगा? हो जाएगा क्या? आप देश में रोजगार नहीं पैदा करोगे तो ये 70 करोड़ लोग जाएगा कहां, जो जवान है? और वो भी आपका अगर आता है तो जीडीपी में ऐड करता है, इसको समझे ना। अच्छा, दूसरा है कि जो आपने विदेशियों के ऊपर यहाँ इन्वेस्टमेंट पर कुछ टैक्स वैक्स लगा दिए थे बीच में, इसलिए भी सब भाग गए यहाँ से पैसा ले लेके। तो उस सबको ढीला कीजिए, उस सबको ढीला करिए। तीसरा ये है कि आप जो है जैसे आपको अगर फ्रीबी बंद करने का मन है, और बंद होना भी चाहिए लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये थोड़ी होगा कि 16 लाख करोड़ का जो है इधर राइट ऑफ हो गया और 9 लाख करोड़ का सब्सिडी बिल है कि नहीं? तो आपको थोड़ा सा समेकित ढंग से देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का ही बयान ले लीजिए ना, क्या कहते थे सोना को लेकर, कि क्या सोना खरीदने से क्या कोई अर्थव्यवस्था का लेना देना है, कोई फर्क पड़ने वाला है? ये प्रधानमंत्री जी का बयान। रुपया के कीमत में जब राजनीति में होता है आदमी, विपक्ष में तो ऐसे ही बोलता है। क्या कहते थे मनमोहन सिंह के उम्र से, तो अब किसके उम्र से लगाए? तो तीसरा कहते थे कि तेल में तो हमारी किस्मत अच्छी है कि मेरे आते ही जो है सब घट गया। तो उसी समय से तो आपको आर्थिक रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप देखिए कि कैसे जो है अर्थव्यवस्था में आपको आत्मनिर्भरता ही करना है, अंदर ही अंदर करना है, तो आप थोड़ा-सा छोटे मझोले उद्योग को बढ़ाइए, फॉर्मल सेक्टर को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, वो तो बढ़ ही रहा है, आप बढ़ा भी रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी हमें आज पता चला अभय जी कि जो ई-रिक्शा है, उसको हमारे घर से जो जाता है, वो ई-रिक्शा जो है वो ई-रिक्शा वाले ने दाम बढ़ा दिया 20 रुपया का, डबल सीधा। आप सोचिए ना भाई, ई-रिक्शा का तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, वो तो सीएनजी पे भी नहीं चलता है, लेकिन क्यों वो जी नहीं पा रहा? क्योंकि उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको भी तो खाना कपड़ा खरीदना है, मकान किराया देना है। तो आपको बहुत तरह की चीजों में करना पड़ेगा, और अब समय तो गुजर चुका है, समय है नहीं कि अभी भी समय है, हम तो कह रहे हैं समय गुजर चुका है। आप एग्रीकल्चर में अगर आपको कुछ करना है तो आप ठीक से करिए, क्यों नहीं कर सकते? करने को कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें की जा सकती है, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर सकते, है ना? इंडस्ट्री की बात हमने की। आज आपका शेयर बाजार, मैं ऐसा मानता हूं अभय जी कि शेयर बाजार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हाल के वर्षों में अपना पैसा लगा कर ही एक सबसे बड़ा जरिया इस देश में बना। 17 करोड़ लोग उसमें हैं, लेकिन आपका पैसा लगता। ये थोड़ी है कि रोजगार का मतलब ये कि आप काम कीजिए तो आपको उसके एवज में सरकार से या प्राइवेट में पैसा मिलेगा। यहाँ तो अपना पैसा लगाइए। तो ये जो एक सुनहरा था कि भाई ये शेयर बाजार 80,000, 90,000, 85,000 ऐसे बढ़ रहा है, आज के डेट में वो भी एकदम जोरदार हिचकोले खा रहा है। और जब मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो वो भी गया, है ना? आजकल नौकरियां कहाँ हो रही भाई? टेक्नोलॉजी वाली चीजों में तो जो पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी में है उसी को नौकरी भी मिलेगी तो मिलेगी ना, बाकी तो घटेगी। तो आप एक चीज समझिए कि आज के डेट में रोजगार कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड, गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉय,
ऐसे-ऐसे ये निम्न जो है आय वाला रोजगार है शहरों। गाँव में पता नहीं क्या हाल है। गाँव में तो भई चलो ज़मीन की कीमत को 400 4 गुना 5 गुना सर्किट रेट से बढ़ा के उस समय भूमि वाले में हो गया, तो सब आदमी यहाँ खेते बेच के बेटी का विवाह कर ले रहा है, कुछ-कुछ कर ले रहा है ना? मेरा तो बहुत पुराना कथन है कि आज का जो किसान है, कम से कम हमारे पूर्वी नॉर्दर्न में कुछ एक हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो वो फसलपति नहीं है, वो ज़मीनपति है। इस चीज़ को हम समझें। तो हम आमूल-चूल रोज़गार जो है ना, रोज़गार की हालत अच्छी नहीं है और रोज़गार कहाँ से आएगा भाई? खाली सड़क पे तो अब सड़क तो इतना बना है, कौन कह रहा है कि नहीं बना है? लेकिन अब सड़क पर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? दिक्कत तो ये है। अब सड़क पे बैलगाड़ी चलने के लिए तो नहीं बनाया था। तो स्थिति ये है कि हमको बेसिक्स पे जाना। ये पैबंद लगाने से काम नहीं होगा। पिछली की सरकारों सर्विस इंडस्ट्री पर इतना ज़्यादा फ़ोकस रहा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है, अभी भी आपका जो अब करंट अकाउंट छोड़िए उसको, जो हम घाटा है करंट अकाउंट का, उसमें क्या है आप थोड़ा बहुत कमा ले रहे हैं सर्विस से और क्या नाम है गुड्स से। लेकिन तो अब तो भारी मार हो गया ना, आप तो अब कैपिटल वाले में, पूँजी वाले में ही नेगेटिव में जा रहे हैं। सही बात। तो ये डबल घाटा है। तो ये कैसे बढ़ेगा इसको हमें देखने की त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं चलेगा। बहुत नहीं, मुश्किल है सतीश जी और कंप्लीट एक्स-रे चाहिए, कंप्लीट आप आप कंप्लीट एक्स-रे और आमूल-चूल परिवर्तन का आप सुझाव दे रहे हैं जी, और जी। आप सबसे बड़ी बात आपने ये कही, अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है। ना कुछ नहीं है, आपको जो कुछ करना है तुरंत करना है। अगर नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था जो है ना, वो तबाही की तरफ जाएगी और कोई नया अर्थव्यवस्था को तिलचट्टों से बचाइए अभय जी। सही बात है, तिलचट्टों से बचाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत ही विचारोत्तेजक और बिल्कुल सटीक और निर्भीक विश्लेषण करने के लिए। और ये तो मसला लंबा चलेगा, अर्थव्यवस्था का मसला तो जल्दी हल होने वाला है नहीं और हम लोग रुपया भी इसी तरह डॉलर के मुकाबले गिरता रहेगा और हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।